हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम सबको पता है कि संविधान देश में सर्वोपरि होता है, सबसे ऊपर होता है। जुडिशियल सिस्टम, गवर्नमेंट, सिटीजन्स, ये सब उसके अधीन आते हैं, उसके अंदर आते हैं। तो आज हम लोग यही समझेंगे कि हमारा संविधान किस तरह से काम करता है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोई देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। फ्रेंड, जब हम लोग कोई गेम खेलते हैं, फिर वो इंडोर हो या आउटडोर हो, हम सबसे पहले उस खेल के नियम जानना चाहते हैं कि अगर क्रिकेट खेल रहे तो रन कैसे मिलेंगे, कितने ओवर का रहेगा, आउट कैसे कैसे हो सकते हैं, और भी अगर कोई रूल होंगे तो हम वो जानना चाहते हैं। वैसे आप कोई भी खेल देख लीजिए, हम सबसे पहले उसके नियम समझने की कोशिश करते हैं ताकि वो खेल अच्छे से खेला जा सके। सेम उसी तरह से अगर देश को चलाना है तो उसके लिए संविधान का होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन हमको हमारे पावर्स के बारे में बताता है, हमारी राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में बताता है, ना सिर्फ सिटीज़न की बल्कि गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज़ है, क्या राइट्स है, उनके ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है, कोर्ट किस तरह से वर्क करेगा। उन सब चीज़ों के बारे में हमको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताने का काम करता है। अब आगे इसमें हम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एम्स को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है एक ऐसा देश बनाना जो सेक्युलर हो, डेमोक्रेटिक हो और रिपब्लिक। सेक्युलर जहाँ पे सभी धर्मों को इक्वल राइट्स हो, डेमोक्रेटिक जहाँ पे हमें बोलने की, हमें जो करना है वो करने की आज़ादी हो बट लीगली, और साथ में रिपब्लिक जहाँ पे हम अपनी सरकार को खुद चुन सके। सिटीजन्स को जहाँ पे न्याय मिले और उनकी आज़ादी की रक्षा की जा सके, और साथ ही एक ऐसे डेवलप्ड सोसाइटी बनाने की कोशिश है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोशल जस्टिस और इक्वलिटी के ऊपर बेस्ड हो। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये इफ़ेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 में, और हमारी गवर्नमेंट जब भी काम करती है तो वो संविधान के उसूल या उसके प्रिंसिपल्स के आधार पे ही काम करती है। हम इस वीडियो में तीन मेन एरियाज़ पे फोकस करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे मजबूत स्तंभ है। पहला डेमोक्रेसी, दूसरा सोशल जस्टिस और तीसरा जुडिशल। अब इसमें सबसे पहले हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं। फ्रेंड्स, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो ये वर्ड सुनने में हमको बहुत अच्छा लगता है कि वाह, हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक है। बट कहीं ना कहीं आज भी डेमोक्रेसी पेपर पे ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अभी उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ हमारे डेमोक्रेसी की खासियत ये है कि सभी जो लोग हैं वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं गवर्नेंस के अंदर, और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं रेगुलर इंटरवल पे। तो इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड है, और साथ ही साथ काफ़ी हद तक हम लोग अपने देश में सक्सेसफुली डेमोक्रेसी को चला रहे हैं। इसके आगे अगर बात करें तो हमारे देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। मतलब कोई भी जाति, कोई भी कास्ट, कोई भी भाषा बोलने वाला पर्सन वोट डाल सकता है। बस उसके लिए एज लिमिट है 18 ईयर्स का। पहले ये एज लिमिट 21 हुआ करता था, लेकिन मार्च 1989 से इस एज लिमिट को कम करके 18 साल किया गया ताकि हमारे यूथ, हमारे यंगस्टर्स इस पॉलिटिकल प्रोसेस में, इस महोत्सव का हिस्सा बन सके। तो इससे फ़ायदे भी हुए। काफ़ी सारे यंगस्टर्स अपनी अपनी पार्टीज़ बना के आगे आए हैं और पॉलिटिकल मूवमेंट को और ज़्यादा मजबूती मिली है। और इसी के साथ मैं ये भी बता सकता हूँ आपको कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं। आगे, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। फ्रेंड्स, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि किसी एक के हाथ में पूरा पावर नहीं होना चाहिए, वो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ज़्यादा लोगों में। इसे हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। डेमोक्रेसी में भी डिसेंट्रलाइजेशन रहना चाहिए। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को सारे पावर दे दिए तो ना स्टेट गवर्नमेंट काम की रहेगी, ना लोकल गवर्नमेंट्स काम की रहेगी। तो इसीलिए सबके पास पावर देना ज़रूरी था, और ये हमारे डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि उसको इस तरह से बनाया गया कि जहाँ पर सभी के पास पावर आ सके।
हमारे यहाँ जो लोकल गवर्नमेंट्स है जैसे ग्राम पंचायत, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इन सब के पास भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है। तो उसका कहीं ना कहीं क्रेडिट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जाता है, जिसकी बदौलत आज हम देख सकते हैं कि पावर का ज़्यादा मिसयूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि पावर डिसेंट्रलाइज किया गया है। नेक्स्ट इसमें आते हैं हम लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन। एक इसमें जो ज़रूरी बात आपको बतानी है फ्रेंड्स, देखिए अगर लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो काम अच्छे से होता है और भरोसा बनता है। और पहले होता ऐसा था कि सरकारें काम करती थी लेकिन वो काम जनता को पता नहीं चल पाता था, या जनता सवाल नहीं कर सकती थी सरकारों से। तो इसीलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन लाया गया, जहाँ पे जनता सरकार से सीधा सवाल कर सकती है, अलग अलग चीज़ों के बारे में पूछ सकती है और सरकार को उनका जवाब देना होगा। तो इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, लोगों का विश्वास सरकारी मूवमेंट्स पे बढ़ा, सरकारी कामकाज पे बढ़ा, और लोग अपने हिसाब से अलग अलग जानकारियों को निकाल सकते हैं। तो ये था, अगर हम बात करें डेमोक्रेसी के बारे में। आगे बढ़ते हैं, सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अगर कोई चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सोशल जस्टिस और इक्वलिटी। अगर सोसाइटी में ये चीज़ें नहीं रहेगी तो हम लोग नहीं बोल सकते कि हमारे सोसाइटी में डेमोक्रेसी है। और अगर हम बात करें तो सोशल जस्टिस को अगर एस्टेब्लिश करना है तो ऐसी चीज़ों को रिमूव करना होगा जो इनजस्टिस को बढ़ावा देती है। साथ ही साथ हम लोगों को डिस्क्रिमिनेशन को सोसाइटी से ख़त्म करना होगा, फिर वो कोई भी आधार पे हो, जाति, धर्म, जेंडर, साथ ही साथ अगर स्टेटस की बात करें तो कोई भी आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके साथ ये कोशिश भी होनी चाहिए कि सभी लोग इसको सपोर्ट करें। सिर्फ गवर्नमेंट के काम करने से ये चीज़ें नहीं हो पाएगी, इसमें हम लोगों को भी भागीदारी देनी होगी, जिससे हम लोग हमारे सोसाइटी को सोशली जस्टिफाई बना पाए और साथ ही साथ इस वहाँ पे इक्वलिटी भी हो। अब सभी को इक्वल स्टेटस अगर दिलाना है तो सरकार ने इसके लिए काफ़ी कदम भी उठाए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके लिए प्रोविज़न है। आप देख सकते हैं दूसरा पॉइंट, पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। हमें पता है हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे सेक्शंस है सोसाइटी में जिनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। तो ऐसे लोगों के लिए सीट्स रिजर्व रखी गई हमारे गवर्नमेंट सर्विसेज में और साथ में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ताकि उनको भी खुद की ग्रोथ, खुद की डेवलपमेंट के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। साथ ही साथ जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनके लिए रिज़र्वेशन रखा गया जॉब्स में भी, ताकि उनको खुद के डेवलपमेंट के लिए और ज़्यादा चांस मिल सके। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SC/ST एक्ट भी बोलते हैं। ये एक्ट इसलिए लाया गया था ताकि जो SC/ST कास्ट को बिलोंग करते हैं उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अगर उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए अलग से कानून बनाया गया था, ताकि उनके खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोका जा सके और कड़े से कड़े कानून बनाया जा सके जो उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। आगे, प्रोविज़न फॉर माइनॉरिटीज़। फ्रेंड्स, माइनॉरिटीज़ उनको बोलते हैं जिनकी पॉपुलेशन हमारे देश में कम है, जैसे सिख, ईसाई, मुस्लिम। इन लोगों की पॉपुलेशन कम है और इसीलिए इनको हम माइनॉरिटीज़ में कंसिडर करते हैं। अब माइनॉरिटीज़ अगर ऐसा समझेंगे या उनको ऐसा लगेगा कि उनके बारे में नहीं सुना जा रहा है, उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो देश में अलग थलग पड़ेंगे, और ये फीलिंग होना अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके लिए भी प्रोविज़न बनाया कि, और सरकार को जिम्मेदारी दी कि उनके बारे में भी सोचा जाए, उनके लिए भी ऐसी चीज़ें की जाए जिससे वो फील कर सके कि हाँ, ये देश हमारा भी है। फिर उनको एजुकेशनल फैसिलिटीज़ में प्रेफरेंस दिया गया, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में प्रेफरेंस दिया गया। तो इस तरह से हम लोग माइनॉरिटीज़ को भी हमारे साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनका पार्टिसिपेशन और उनका जो विश्वास है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे देश में बढ़े। साथ ही साथ हमारे देश में एक और ऐसा सेक्शन है जो काफ़ी डिप्राइव्ड है या जिनके ऊपर काफ़ी अत्याचार होता है, और वो है औरतें, वुमेन। तो उनसे रिलेटेड काफ़ी सारे कानून, काफ़ी सारे प्रोविज़न्स बनाए गए जिससे उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों को रोका जा सके, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सके, उनको आज़ादी मिले कि वो जो करना चाहे वो कर सकती है। नहीं तो पहले ऐसा होता था, हमारे यहाँ पर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी जहाँ पे औरतों को इतने अधिकार नहीं थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके लिए राइट्स बनाए हैं, जैसे
प्रॉपर्टी में अधिकार मिलना, फादर और हस्बैंड की, दहेज प्रथा को ख़त्म करना, सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ कानून बनाया गया, डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ कानून बनाया गया, तो जिससे उनको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल सके रहने के लिए। आइए इसमें अब आगे बढ़ते हैं। जुडिशरी का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जुडिशरी के रोल को बताने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, औरतों के लिए हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में इतना उनका रोल नहीं था, तो उनके रोल को बढ़ाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया गया और जो उनके लिए सीट्स रिजर्व रखी गई 33%। कुछ लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के इलेक्शंस में उनके लिए सीट्स 50% तक भी रिजर्व रखी गई है। साथ में वुमेंस के लिए नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे कमीशन भी बनाए गए हैं, ताकि उनके साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो और उनके ऊपर अत्याचार भी ना हो सके। अब अगर हम बात करें जुडिशरी की, जुडिशरी का रोल फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट है और जुडिशरी का मेन काम होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए गए हैं सिटीजन्स को, वो राइट्स की प्रोटेक्शन हो सके, उनकी रक्षा हो सके। साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग बातें लिखी गई है, उसको समझाने का काम भी ये जुडिशरी सिस्टम का होता है। तो इसमें हम दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे। पहला, बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन ये डायनेमिक है और ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें हम लोग आज भी चाहे तो बदलाव कर सकते हैं। हमें पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 70 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में समय के साथ बदलाव करना भी ज़रूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को ये पावर दिया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में हम कुछ बदलाव कर सकते हैं, लेकिन एक सीमा में रह के। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि जुडिशरी उसको कंसीडर करेगी कि पार्लियामेंट ने जो बदलाव किए वो बराबर है क्या, और कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूलभूत रचना है उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को बिना वहाँ पे बदलाव किए हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हैं। दूसरा, सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजन। हमारे कोर्ट ने कुछ ऐसे डिसीजंस दिए हैं इम्पोर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर, जिसकी मदद से आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और मजबूत हो गया है और जो हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं उसको सक्सेसफुल बनाने में ये जुडिशरी सिस्टम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे बच्चों की राइट्स की अगर बात करें, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करें, औरतों के ऑनर और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने की बात करें, ट्राइबल एम्पावरमेंट, आदिवासियों के डेवलपमेंट की अगर बात करें, उसके लिए भी काफ़ी काम किया गया और एफर्ट्स लिए गए। तो इसकी वजह से आज हम ये बोल सकते हैं कि जुडिशरी सिस्टम का भी इम्पोर्टेंट रोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन आज इतने अच्छी तरह से हमारे देश में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और इसके साथ साथ अब हमारे यहाँ कंट्री में पॉलिटिकल सिस्टम भी काफ़ी मैच्योर हो चुका है। तो हमने ये टॉपिक में 3 चीज़ों के ऊपर बेसिक फोकस रखा। एक, डेमोक्रेसी किस तरह से वो वर्क कर रहा है। दूसरा, हमारे सोशल जस्टिस और इक्वलिटी। और तीसरा, हमारा जुडिशरी का रोल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। और एक चीज़ इसमें ध्यान में आपको ये रखनी है कि हमारे डेमोक्रेसी के सामने काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं और ये चैलेंजेस को ओवरकम करना ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है। सरकार को तो काम करना ही है, साथ में हमारी भागीदारी भी इसमें इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और अपना ध्यान रखिए और आगे हम इसमें